इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, तो हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास वो इनकम टैक्स पे करता है इनकम के अगेंस्ट में, एंड वो इनकम टैक्स पे करने के बाद जो रिमेनिंग इनकम बचता है दैट इज पोस्ट टैक्स इनकम। वो पोस्ट टैक्स इनकम हम सब लोगों के लिए इंजॉयबल इनकम बनता है। वो इंजॉयबल इनकम को हम लोग इंजॉय करते हैं गुड्स और सर्विसेज वगैरह को कंज्यूम करते हुए। तो जैसे हम लोग गुड्स और सर्विसेज वगैरह को कंज्यूम करने के लिए जाते हैं तो हम लोग को जीएसटी पे करना पड़ता है, बट जीएसटी हम लोग डायरेक्टली इनकम टैक्स जैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पे नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस सप्लायर को, जो सप्लायर से हम लोग परचेज करता है, उस सप्लायर को हम लोग पे कर देते हैं। सप्लायर वो सेलिंग प्राइस के अंदर जीएसटी को जोड़ के हम सब लोगों से कलेक्ट कर लेते और वो सेलिंग प्राइस में से जीएसटी गवर्नमेंट के पास पे कर देते। इस तरीका से पूरा सिस्टम ऑपरेट करता है। हाँ, ये बात ऑब्वियस है कि एंजॉयबल इनकम को पूरा हम लोग एंजॉय नहीं कर लेते, हम लोग सेविंग्स भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करता है, ये सब भी वो एक्टिविटीज भी चलता रहता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चाहे डायरेक्ट टैक्सेशन चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेशन, दोनों टैक्सेशन एक फाइनेंशियल चार्ज है, जो फाइनेंशियल चार्ज को गवर्नमेंट कंपल्सरली इंपोज करता है। देखो, जब बता रहे गवर्नमेंट कंपल्सरली इंपोज करता है, गवर्नमेंट अपना इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकता है क्या? कंपल्सरली इंपोज करते हैं, बता रहे हैं ना, तो कुछ भी कर सकता है गवर्नमेंट अपना इच्छा के अनुसार? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट हमेशा कंट्री का गवर्निंग डॉक्यूमेंट के अनुसार कंट्री को गवर्न करता है। अपना इच्छा के अनुसार गवर्नमेंट कंट्री को गवर्न नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट हमेशा कंट्री का गवर्निंग डॉक्यूमेंट के अनुसार कंट्री को गवर्न करता है। हर एक कंट्री का अपना अपना गवर्निंग डॉक्यूमेंट होता है। वो गवर्निंग डॉक्यूमेंट के अनुसार वो कंट्री का गवर्नमेंट वो कंट्री को गवर्न करता है। नाउ इंडिया में गवर्निंग डॉक्यूमेंट का नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग्स में इंडिया में गवर्नमेंट इंडिया को गवर्न कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्रिएट कौन किया था? देखो, इंडिया इंडिपेंडेंस होने के पहले इंडिया में जितना सारा प्रोविंस एग्जिस्ट करते थे, वो सब प्रोविंस का पीपल ने अपना प्रोविंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेंबर को सिलेक्ट किया था। तो एक एक प्रोविंस का एक एक मेंबर, ऐसे सारा मेंबर्स मिला के एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार हुआ था। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्रिएट किया था। क्लियर? मतलब अल्टीमेटली पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्रिएट किया था। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्रिएट हुआ था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली on 26th November 1949, but on 26th November 1949 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में नहीं आया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्रिएट तो जरूर हुआ था on 26th November 1949 बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट उस दिन वो इफेक्ट में नहीं आया था। तो इफेक्ट में कब आया था? इफेक्ट में आया था नेक्स्ट ईयर में on 26th January 1950। तो 26th जनवरी 1950 जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में आया, इंडिया का स्टेटस बन गया रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो 15 अगस्त 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 उस पीरियड में इंडिया का स्टेटस क्या था? अगर 26 जनवरी 1950 से इंडिया का स्टेटस बना रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 उस पीरियड में इंडिया का स्टेटस क्या था? उस पीरियड में इंडिया का स्टेटस था डोमिनियन ऑफ इंडिया। इंडिया इंडिपेंडेंट तो बन गया था, फिर भी वो डोमिनियन ऑफ इंडिया था। किसका डोमिनियन? ब्रिटिश का डोमिनियन। क्लियर? तो इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना ऑन 26 जनवरी 1950। नाउ मेन जो क्वेश्चन अराइज करेगा कि 26 जनवरी 1950 से इंडिया को एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट मिल गया। वो गवर्निंग डॉक्यूमेंट के अनुसार इंडिया गवर्न हो रहे, बट उसके पहले 15 अगस्त 1947 टू 25 जनवरी 1950 उस टाइम में भी तो इंडिया को इंडियन गवर्नमेंट गवर्न कर रहे थे। उस टाइम में कौन सा गवर्निंग डॉक्यूमेंट के अनुसार गवर्न हो रहे थे इंडिया? उस टाइम में इंडिया गवर्न हो रहे थे ब्रिटिश का बना हुआ एक लॉ का हिसाब से। वो लॉ का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार इंडिया गवर्न हो रहे थे फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 25 जनवरी 1950। क्लियर? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में आने में वो जो प्रीवियस गवर्निंग डॉक्यूमेंट था उसको डिलीट कर दिया। वो जो प्रीवियस गवर्निंग डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिलीट कर दिया। क्लियर? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को भी डिलीट किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखो, लॉ में जब कोई एक पर्टिकुलर एक्ट का इफेक्ट को एलिमिनेट किया जाता है तो डिलीट व्हाट यूज्ड ना करके रिपील व्हाट को यूज्ड किया जाता है। तो हम लोग ऐसे बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज वेल एज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 दोनों को रिपील कर दिया था।
क्लियर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो इंडिया को गवर्न करने वाला डॉक्यूमेंट था, बट इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कौन सा डॉक्यूमेंट था? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 अनपार्टीशन्ड इंडिया, ब्रिटिश इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड दूसरा डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। तो 1947 15 अगस्त जो डोमिनियन ऑफ इंडिया का जन्म हुआ वो तो इंडिपेंडेंट था, बट वो डोमिनियन थे। उसका स्टेटस बना रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक इंडिया का गवर्निंग डॉक्यूमेंट, जो गवर्निंग डॉक्यूमेंट का हिसाब से इंडिया को, इंडिया का गवर्नमेंट गवर्न कर रहे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। इंडिया में जितना भी सारा लॉ बन रहे वो सारा लॉ अपना पावर, ऑथोरिटी, फोर्स डेराइव कर रहे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर। तो इंडियन गवर्नमेंट जब इंडिया में टैक्स इंपोज करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार ही इंपोज करता है। क्लियर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो चलो थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं। देखिए लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट, आपको मिला फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री एंड वाज अडॉप्टेड बाय इट्स पीपल विद अ डिक्लेरेशन इन इट्स प्रीएम्बल। एक प्रीएम्बल होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, एक प्रीएम्बल होता है स्टार्टिंग में। वो प्रीएम्बल में इंडिया का पीपल इंडिया को डिक्लेयर कर रहे हैं कि इंडिया को वो कैसा देखना चाहते, मतलब कैसा इंडिया बनाना चाहते, उसके बारे में प्रीएम्बल में लिखा गया है। क्लियर। एंड पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो मेन पोर्शन है वो मेन पोर्शन में जितना सारा सब्जेक्ट मैटर्स कवर्ड है वो सारा सब्जेक्ट मैटर्स को डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के केस में हम लोग चैप्टर्स ना बोलकर उसको पार्ट्स बोलते हैं। क्लियर। और पार्ट्स के अंडर जो सारा सब सब्जेक्ट मैटर है उसको कवर किया गया आर्टिकल के अनुसार। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो मेन डॉक्यूमेंट है, प्रीएम्बल तो हो गया, एक भूमिका। प्रीएम्बल में पीपल ऑफ इंडिया इंडिया को डिक्लेयर किया कि वो पीपल ऑफ इंडिया इंडिया को कैसा बनाना चाहते। नेक्स्ट प्रीएम्बल के बाद जो मेन पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो मेन पोर्शन में जो सारा सब्जेक्ट्स कवर्ड होता है वो सारा सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया एज पार्ट्स एंड पार्ट्स के अंडर जो सारा सब सब्जेक्ट मैटर्स कवर्ड होता है वो सब सब्जेक्ट मैटर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है एज आर्टिकल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एंड में रहता है डिफरेंट एनेक्स्चर्स। कैसे एनेक्स्चर्स रहता है, क्यों रहता है, वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे। वो जो डिफरेंट एनेक्स्चर्स रहता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के केस में आइडेंटिफाई किया जाता है एज शेडोज। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर्स समझ में आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता क्या है? एक फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट होता है। फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट अपना पावर, ऑथोरिटी कहां से डेराइव कर रहे? पीपल ऑफ इंडिया से। तो पीपल ऑफ इंडिया से पावर, ऑथोरिटी डेराइव कर रहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पावर, ऑथोरिटी डेराइव करके गवर्नमेंट इंडिया को गवर्न कर रहे हैं। बात क्लियर? तो आइए स्टडी करते हैं। Constitution of India is the fundamental governing document of the country and was adopted by its people with a declaration in its preamble. Constitution of India is the foundation and a source of powers to legislate all laws in India, to make all laws in India. All our laws derive their authority and force from the Constitution. The Constitution of India is the supreme law of India. It was created by the Constituent Assembly. It was adopted by the Constituent Assembly of India on 26 November 1949, but उस दिन वो effective नहीं हुआ था and became effective on 26 January 1950. The Constitution of India replaced the Government of India Act 1935 as the country's fundamental governing document, and the Dominion of India became the Republic of India. India celebrates its Constitution on 26 January as a Republic Day. Constitution of India also replaced the India Independence Act 1947 that partitioned British India into the two new independent dominions, Dominion of India and Dominion of Pakistan. तो Constitution of India के बारे में एक ब्रीफ आइडिया डेवलप्ड हो गया। देखो, Constitution of India इंडिया को ऑपरेट करने के लिए 3 पब्लिक ऑथोरिटीज का जन्म दिया। कौन सा 3 पब्लिक ऑथोरिटीज? वो होता है नंबर 1 लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशियरी। ये 3 पब्लिक ऑथोरिटीज का जन्म दिया। इन 3 पब्लिक ऑथोरिटीज इंडिया को गवर्न कर रहे। कैसे? आ जाइए एक बार हम लोग नेक्स्ट पेज में वो 3 पब्लिक ऑथोरिटीज के बारे में स्टडी स्टार्ट करता है। देखिए नेक्स्ट पेज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 3 पब्लिक ऑथोरिटीज का जन्म दिया। कौन सा 3 पब्लिक ऑथोरिटीज? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जिसको एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है, एंड
that partitioned British India into the two new independent dominions, Dominion of India and Dominion of Pakistan. इतना तक मैटर तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड वेरी मच क्लियर भी था. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंडिया को गवर्न करने के लिए तीन पब्लिक अथॉरिटीज का जन्म दिया एंड वो तीन पब्लिक अथॉरिटीज रियलिटी में इंडिया को गवर्न कर रहे. वो तीन पब्लिक अथॉरिटीज इंडिया को गवर्न करने के लिए अपना पावर डेराइव कर रहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपना पावर डेराइव कर रहे पीपल ऑफ इंडिया से. तो एक्चुअली पावर किसके पास है? पीपल ऑफ इंडिया के पास है. एक्चुअली पावर पीपल ऑफ इंडिया के पास है. आपको लग रहा है ये सारा मैटर थियोरेटिकल है? नो नो नो, इट इज वेरी मच प्रैक्टिकल. इससे ज्यादा प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं. सारा पावर पीपल ऑफ इंडिया के पास है. पीपल ऑफ इंडिया के पास कलेक्टिवली सारा पावर है. पीपल ऑफ इंडिया से पावर डेराइव कर रहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पावर डेराइव कर रहे वो तीन पब्लिक अथॉरिटीज. जो तीन पब्लिक अथॉरिटीज रियलिटी में इंडिया को गवर्न कर रहे वो तीन पब्लिक अथॉरिटीज कौन कौन है? नंबर 1 लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड जुडिशियरी. लेजिस्लेचर का मतलब होता है वो पब्लिक अथॉरिटी जो पब्लिक अथॉरिटी लॉ बनाता है. इंडिया को गवर्न करने के लिए कानून तो होना चाहिए. कानून का हिसाब से इंडिया गवर्न होगा. तो कानून को बनाता है लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना. वो केवल लॉ बनाने वाला काम करता है एंड वो बना हुआ लॉ को इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा. लॉ बनाया गया क्यों? इम्प्लीमेंट करने के लिए. तो इम्प्लीमेंटेशन वाला एक्सरसाइज को कैरी आउट करता है नेक्स्ट पब्लिक अथॉरिटी, दैट इज एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन. आप लोग एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन को ही गवर्नमेंट बोलते हो. एक्चुअली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी तीनों मिला के गवर्नमेंट होता है. क्लियर? तो लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना टू गवर्न इंडिया एंड लेजिस्लेचर का बना हुआ लॉ को इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन. इम्प्लीमेंट करने के टाइम में इम्प्लीमेंट किसके ऊपर हो रहा है? पीपल ऑफ इंडिया के ऊपर ही हो रहा है. क्लियर? पीपल ऑफ इंडिया के ऊपर जब इम्प्लीमेंटेशन एक्सरसाइज कैरी आउट करता है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस टाइम में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज करता है वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम करता है जुडिशरी, जिसको हम लोग कोर्ट्स बोलते हैं. क्लियर? तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये तीन पब्लिक अथॉरिटीज रियलिटी में इंडिया को गवर्न कर रहे हैं. इसके बारे में आगे हम लोग स्टडी करेंगे. नाउ लेजिस्लेचर तो लॉ बनाता है बट लॉ कितना प्रकार का होता है ये पता होना वेरी मच नेसेसरी. लॉ दो प्रकार का होता है. एक तो होता है सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा होता है प्रोसीड्यूरल लॉ. सब्सटेंटिव लॉ का मतलब होता है व्हाट टू डू एंड प्रोसीड्यूरल लॉ का मतलब होता है हाउ टू डू. जैसे अगर लेजिस्लेचर को फील होता है कि कोई एक पर्टिकुलर एक्शन इंडिया के लिए रॉन्ग है एंड इसको ऑफेंस डिक्लेयर करना चाहिए, तो एट फर्स्ट लेजिस्लेचर सब्सटेंटिव लॉ बनाता है. सब्सटेंटिव लॉ में लिखते हैं कि दिस पर्टिकुलर एक्शन इंडिया में ऑफेंस कंसिडर हो गया है एंड दिस पर्टिकुलर काम करने वाला इंसान को सजा प्रोवाइड किया जाएगा. क्या सजा प्रोवाइड किया जाएगा उसके बारे में भी लेजिस्लेचर सब्सटेंटिव लॉ में लिखते हैं. क्या सजा प्रोवाइड किया जाएगा मतलब जो पर्सन वो ऑफेंस को कमिट करेगा वो पर्सन को फाइन किया जाएगा कि उसको जेल दिया जाएगा. तो जेल दिया जाएगा तो कितना साल का जेल दिया जाएगा? 2 साल, 5 साल, 7 साल, कितना साल का जेल दिया जाएगा? इसके बारे में लिखते हैं सब्सटेंटिव लॉ में लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का काम खत्म हो जाता है. अभी वो जो सजा के बारे में लेजिस्लेचर बात किया सब्सटेंटिव लॉ में, वो सजा को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, प्रोसीड्यूर क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं प्रोसीड्यूरल लॉ. मतलब लेजिस्लेचर दैट इज लॉ मेकर सब्सटेंटिव लॉ में पनिशमेंट रिगार्डिंग जो भी प्रावधान डालता है वो प्रावधान को लेजिस्लेचर ने तो कभी भी इंप्लीमेंट करने वाला काम करता नहीं है, क्योंकि लॉ को इंप्लीमेंट करने वाला काम लेजिस्लेचर का होता ही नहीं है. लेजिस्लेचर का काम होता है ओनली टू मेक लॉस. तो लेजिस्लेचर ने सब्सटेंटिव लॉ बनाया. सब्सटेंटिव लॉ बना के लेजिस्लेचर ने बता दिया कि कोई एक पर्टिकुलर एक्शन को इंडिया में ऑफेंस डिक्लेयर किया जा रहा है एंड कोई एक पर्टिकुलर इंसान अगर वो ऑफेंस को कमिट करेगा तो पर्सन को 7 साल का जेल प्रोवाइड किया जाएगा. तो लेजिस्लेचर ने सब्सटेंटिव लॉ में कोई एक पर्टिकुलर ऑफेंस रिगार्डिंग 7 साल जेल प्रोवाइड करने का जो प्रावधान डाला, अगर कोई एक पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट में ग्रीवेंस आता है कि वो पर्टिकुलर इंसान ने वो ऑफेंस कमिट किया जो ऑफेंस रिगार्डिंग 7 साल का जेल का प्रावधान लेजिस्लेचर ने सब्सटेंटिव लॉ में डाला, तो वो पर्सन को 7 साल का जेल कौन सुनाएंगे? वो तो जुडिशरी सुनाएंगे ना. जुडिशरी वो पर्सन को सुनेंगे, पर्सन का सारा फैक्ट्स को जज करेंगे, फिर लॉ को इंटरप्रेट करेंगे एंड वो पर्सन का अगेंस्ट में 7 साल का जेल का सजा सुना सकता है, फिर उसका जेल होगा. तो एट फर्स्ट तो वो पर्सन को जुडिशरी के सामने हाजिर करना पड़ेगा.
जुडिशियल के सामने उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर जेल का सजा अगर जुडिशियरी सुनाएंगे तो उसको जेल भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो देखो, लॉ मेकर ने जो 7 साल का जेल के बारे में प्रावधान डाला, वो जेल का प्रावधान को इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। वो प्रोसेस रिगार्डिंग प्रोसीड्यूरल लॉ बनता है, बट लेजिस्लेचर प्रोसीड्यूरल लॉ बनाता नहीं है। लेजिस्लेचर प्रोसीड्यूरल लॉ बनाने वाला काम एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन को दे देते हैं। मतलब जिसका काम होता है लॉ को इंप्लीमेंट करना, वो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन सब्सटेंटिव लॉ का पर्पस को कैरी आउट करने के लिए प्रोसीड्यूरल लॉ बनाता है। एंड प्रोसीड्यूरल लॉ को हम लोग रूल का नाम पे जानते हैं, सब्सटेंटिव लॉ को हम लोग एक्ट के नाम पे जानते हैं। सब्सटेंटिव लॉ होता है एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, बात समझ में आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। तो एक्ट के नाम पे जानते हैं सब्सटेंटिव लॉ को, एंड प्रोसीड्यूरल लॉ को हम लोग जानते हैं रूल के नाम पे, जैसे इनकम टैक्स रूल्स ऐसे होता है, क्लियर। एंड वो रूल रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर वगैरह भी वो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन इशू करता है। तो क्या बात बताया जा रहा था, सब्सटेंटिव लॉ को बनाता है, सब्सटेंटिव लॉ को बनाता है लेजिस्लेचर, प्रोसीड्यूरल लॉ बनाने वाला काम लेजिस्लेचर डेलीगेट कर देते हैं एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन को। एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूरल लॉ को बनाता है। एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है सब्सटेंटिव लॉ को इंप्लीमेंट करना। तो इंप्लीमेंट करने के लिए, मतलब सब्सटेंटिव लॉ का पर्पस को कैरी आउट करने के लिए प्रोसेस होना चाहिए। तो सब्सटेंटिव लॉ का पर्पस को कैरी आउट करने के लिए एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूरल लॉ को बनाता है, एंड प्रोसीड्यूरल लॉ रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर वगैरह भी वो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन इशू करता है, क्लियर। देखो, वो सर्कुलर, ऑर्डर, नोटिफिकेशन वगैरह होता क्या है वो आगे जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना बात तो समझ में आ गया ना कि लॉ दो प्रकार का होता है, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा होता है प्रोसीड्यूरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ कौन बनाता है, प्रोसीड्यूरल लॉ कौन बनाता है। देखो, लॉ बनाने वाला काम एक्चुअली लेजिस्लेचर का है, बट लेजिस्लेचर वो प्रोसीड्यूरल लॉ बनाने वाला काम एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन को वो डेलीगेट कर देते हैं, और एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन सब्सटेंटिव लॉ का पर्पस को कैरी आउट करने के लिए, मतलब सब्सटेंटिव लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोसीड्यूरल लॉ बनाता है। तो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, वो सब्सटेंटिव लॉ को इंप्लीमेंट करता है, साथ साथ प्रोसीड्यूरल लॉ बनाते, प्रोसीड्यूरल लॉ बना के सब्सटेंटिव लॉ को इंप्लीमेंट करता है। बात आपको समझ में आ गया। एंड जुडिशियरी का काम क्या होता है, जुडिशियरी का काम होता है कि जो लॉ बन गया वो लॉ को इंटरप्रेट करके इशू को रिजॉल्व करना। बात क्लियर। एंड नेक्स्ट पॉइंट को स्टडी करते हुए जरूर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो बात ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, पीपल ऑफ इंडिया के पास अल्टीमेटली पावर एग्जिस्ट करता है। पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पावर को एक्सरसाइज करते हुए इंडिया को गवर्न कर रहे हैं। कौन सा तरीके से पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना पावर को एक्सरसाइज करते हुए कंट्री को गवर्न कर रहे हैं। पीपल ऑफ इंडिया एक फेयर इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं टू गवर्न द कंट्री, क्लियर। इस स्पिरिट को, जो बात मैंने बताया, इस स्पिरिट को कैच करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल में इंडिया को डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, मतलब पीपल ऑफ इंडिया के पास सारा पावर एग्जिस्ट करता है। पीपल ऑफ इंडिया वो पावर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सरसाइज करते हुए इंडिया को गवर्न कर रहा है। कौन सा तरीका से, ऑब्वियसली एक फेयर इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है पीपल ऑफ इंडिया टू गवर्न द कंट्री, क्लियर। वो बात नीचे वाला पॉइंट में लिखा गया है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट सेज द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया इज सॉवरेन। सॉवरेन वर्ड आपको मिला, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, इसका मतलब इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है विथ फुल ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट जो है इंडिया में, वो गवर्नमेंट फुल ऑटोनॉमी के साथ कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन लेने का पावर को होल्ड करता है, एंड वो पावर को कोई भी एक्सटर्नल फोर्स चैलेंज नहीं कर सकता है। आई रिपीट, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, इसका मतलब इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है विथ फुल ऑटोनॉमी। इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट फुल ऑटोनॉमी के साथ इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन लेने का पावर को होल्ड करता है, एंड वो पावर को कोई भी एक्सटर्नल फोर्स चैलेंज नहीं कर सकता है। तो दिस पर्टिकुलर स्पिरिट रिफ्लेक्ट हो रहा है सॉवरेन वर्ड में। तो इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, इसका मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट, सोशलिस्ट। देखो, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट कंट्री का पीपल के लिए इंश्योर करेंगे। गवर्नमेंट जो है वो कंट्री का पीपल के लिए इंश्योर करेंगे, कंट्री का पीपल का फूड, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड हाउसिंग वगैरह, क्लियर। देखो, जब तक दुनिया में प्रोडक्शन एग्जिस्ट करेगा तब तक मार्केट भी एग्जिस्ट करेगा। आपने इकोनॉमिक्स में स्टडी किया है, मार्केट तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक प्रोडक्शन एग्जिस्ट करेगा।
प्रोडक्शन एग्जिस्ट करने में मार्केट एग्जिस्ट करेगा, मार्केट फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मार्केट फोर्स को इंडिपेंडेंटली काम करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा तो हो सकता है बहुत सारा पीपल को खाना पीना नहीं मिलेगा। इसलिए सोशलिस्ट कंट्री में सेंट्रल प्लानिंग के अंडर मार्केट फोर्स काम करता है, मार्केट फोर्स इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता है। सेंट्रल प्लानिंग के अंडर मार्केट फोर्स सब्ज्यूम्ड हो जाता है। क्लियर? तो इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है। नेक्स्ट सेकुलर कंट्री है। सेकुलर का मतलब तो आपको आता ही है। क्लियर? सेकुलर कंट्री है, मतलब कोई रिलीजन कंट्री नहीं है। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री। तो इंडिया में जो पीपल है वो पीपल के पास अल्टीमेटली सारा पावर एग्जिस्ट करता है। वो पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो पावर को एक्सरसाइज करता है। कैसे एक्सरसाइज करता है? फ्री इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है टू गवर्न द कंट्री। यही सारा बात किया जा रहा है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री एश्योरिंग इट्स सिटीजन जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड एंडेवर्स टू प्रमोट फ्रैटर्निटी। तो सारा कंसेप्ट समझ में आ गया। इंडिया एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है जो अपना सिटीजन के लिए निश्चित करता है जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड पूरा तरीका से चेष्टा करता है कि अपना जो सिटीजन्स है वो सिटीजन्स कॉमन इंडिया का जो पर्पस है वो पर्पस को अचीव करने के लिए काम करे। लिखा हुआ ना, एंडेवर्स मतलब चेष्टा, टू प्रमोट फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है? मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो कॉमन पर्पस के लिए काम करता है। क्लियर हो गया? देखो जो बात हम लोग कर रहे थे कि तीन काम के बारे में हम लोग बात करते हैं, तीन फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। एक लॉ मेकिंग फंक्शन, दूसरा लॉ को इंप्लीमेंट करने वाला फंक्शन, तीसरा लॉ को इंटरप्रेट करके इशू रिजॉल्व करने का फंक्शन। ये तीन फंक्शन कोई भी फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री में तीन इंडिपेंडेंट ऑर्गन के हाथ में होता है। इंडिया में भी ऐसे ही है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये तीन फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए तीन पब्लिक अथॉरिटीज का जन्म दिया। तो आइए वो तीन पब्लिक अथॉरिटीज के बारे में डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करता है। देखिए, फॉलो कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके नीचे आ रहे पब्लिक अथॉरिटीज, मिले आपको? तो तीन पब्लिक अथॉरिटीज का जन्म दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नंबर 1 लेजिस्लेचर, जिसको लेजिस्लेटिव भी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव जिसको एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, जुडिशियरी जिसको कोर्ट बोलते हैं। क्लियर? तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर आर रेस्पॉन्सिबल टू मेक लॉस टू गवर्न द कंट्री। कंट्री को गवर्न करने के लिए लॉ बनाने वाला काम करता है लेजिस्लेचर। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम करता है? लिखा गया है एग्जीक्यूटिव्स आर रेस्पॉन्सिबल टू इंप्लीमेंट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। मतलब सब्सटेंटिव लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाया है उसको इंप्लीमेंट करने का काम करता है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन। एंड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द इंप्लीमेंटेशन एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव आर एम्पावर्ड टू मेक रूल, मतलब प्रोसीड्यूरल लॉ बनाता है एंड साथ साथ नोटिफिकेशन ऑर्डर सर्कुलर भी बनाता है। वो क्या होता है आगे जाकर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जुडिशियरी, जुडिशियरी इज रेस्पॉन्सिबल टू अप्लाई द लॉज इन स्पेसिफिक केसेस एंड सेटल ऑल डिस्प्यूट बाय इंटरप्रेटिंग द लॉज। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया का स्ट्रक्चर तैयार किया फेडरल। फेडरल का मतलब होता है डुअल स्ट्रक्चर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो जो तीन पब्लिक अथॉरिटीज का जन्म दिया, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। वो एक एक पब्लिक अथॉरिटी को हम लोग डुअल लेवल में एक्सपीरियंस करेंगे। एट फर्स्ट हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे नेशनल लेवल में, सेंट्रल लेवल में, यूनियन लेवल में एंड नेक्स्ट हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे रीजनल लेवल में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रेस्पेक्ट में रीजनल लेवल का मतलब हम लोग कंसिडर करेंगे स्टेट। तो अगर एट फर्स्ट हम लोग फर्स्ट पब्लिक अथॉरिटी दैट इज लेजिस्लेचर, लॉ बनाने वाला अथॉरिटी, उसको लेकर बात करेंगे। लॉ बनाने वाला अथॉरिटी को एट फर्स्ट हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे नेशनल लेवल में, सेंट्रल लेवल में, यूनियन लेवल में। उसको हम लोग बोलेंगे यूनियन लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर। वो पूरा कंट्री के लिए लॉ बनाएंगे। एंड नेक्स्ट हम लोग सेम पब्लिक अथॉरिटी दैट इज लेजिस्लेचर को एक्सपीरियंस करेंगे स्टेट लेवल में। हर एक स्टेट में हम लोग देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर होता है। वो जो पर्टिकुलर स्टेट का लेजिस्लेचर है वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बनाता है। बात आपको समझ में आ रहा है? देखो जो यूनियन लेजिस्लेचर है, नेशनल लेवल का लेजिस्लेचर है, उसको हम लोग जानते हैं एज पार्लियामेंट। एंड स्टेट लेवल का जो लेजिस्लेचर है उसको हम लोग जानते हैं एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये दो कैटेगरीज में हम लोग लेजिस्लेचर को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए वही किया गया है। लेजिस्लेचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 यूनियन लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट एंड सेकंड स्टेट लेजिस्लेचर दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो पार्लियामेंट जो होता है ना उसका दो हाउसेस होता है। नंबर 1 जो अपर हाउस होता है वो होता है राज्यसभा एंड नेक्स्ट जो लोअर हाउस होता है उसको बोला जाता है लोकसभा। राज्यसभा को इंग्लिश में बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोकसभा को इंग्लिश में बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल। क्लियर? तो पार्लियामेंट का दो हाउसेस हो गया।
अच्छा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ऐसा दो हाउसेस एग्जिस्ट करता है क्या? देखो, ज्यादा से ज्यादा केसेस में आप देखोगे एक ही हाउस एग्जिस्ट करता है, वो होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग बोलते हैं विधानसभा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा। बट कुछ स्टेट्स में देखोगे कि अपर हाउस लोअर हाउस दोनों एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे जो स्टेट्स है, वो स्टेट्स में जो विधानसभा है, वो विधानसभा को लोअर हाउस बोला जाता है, एंड जो विधान परिषद है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको अपर हाउस बोला जाता है। देखिए, आपको एक बात अंडरस्टैंड एंड याद रखना पड़ेगा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो होता है, वो तो यूनियन लेजिस्लेचर है, सेंट्रल लेजिस्लेचर है, उसके पास पूरा पावर होता है पूरा कंट्री के लिए लॉ बनाने का। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो लॉ को बनाता है, उसका मतलब होता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का दोनों हाउसेस से वो ड्राफ्ट प्रपोजल पास होता है, एंड देन वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको साइन करता है, देन वो एक्ट बनता है। बात समझ में आ रहा है? एंड स्टेट लेजिस्लेचर के केस में भी सेम है। स्टेट लेजिस्लेचर तो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बना सकते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर अगर लॉ बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर का अगर दोनों हाउसेस है तो दोनों हाउसेस से, अगर एक पर्टिकुलर हाउस है तो पर्टिकुलर हाउस से ड्राफ्ट प्रपोजल पास होता है, देन वो गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास जाता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट उसको साइन करता है, एंड साइन करने के बाद वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। क्लियर? वो जो ड्राफ्ट प्रपोजल, चाहे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के केस बोलो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर के केस में बोलो, वो जो ड्राफ्ट प्रपोजल होता है, वो ड्राफ्ट प्रपोजल को बिल के नाम पे जाना जाता है। नाउ, एक मैटर को लेकर आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज करना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कौन सा लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, इसको लेकर क्लियर कट कुछ गाइडलाइन है क्या? क्योंकि ऐसा गाइडलाइन नहीं रहेगा तो एक का बना हुआ लॉ दूसरे का बना हुआ लॉ के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। अगर सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर दोनों लेजिस्लेचर लॉ बनाएंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज तो करेगा। तो कौन सा सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कौन सा लेजिस्लेचर लॉ बनाएंगे, इसको लेकर कोई क्लियर कट गाइडलाइन है क्या? यस है। अगर आप आर्टिकल नंबर 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को स्टडी करोगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर याद रखना पड़ेगा, आर्टिकल नंबर 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो बात करता है कि लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मतलब कौन सा लेजिस्लेचर कौन सा सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लॉ बनाएंगे उसके बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 246। आर्टिकल नंबर 246 अगर स्टडी करोगे, वो आपको रेफर करेगा शेड्यूल नंबर 7 में जाने के लिए। शेड्यूल नंबर 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक एनेक्स्टर है, एनेक्स्टर नंबर 7, उसको शेड्यूल 7 बोला जाता है। वो शेड्यूल 7 में आपको 3 लिस्ट मिलेगा। एक होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है यूनियन लिस्ट में जो सारा सब्जेक्ट मैटर कवर्ड है, वो सारा सब्जेक्ट मैटर्स को लेकर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है। एंड स्टेट लिस्ट में जो सारा सब्जेक्ट मैटर्स कवर्ड है, वो सारा सब्जेक्ट मैटर्स को लेकर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर हर एक स्टेट लेजिस्लेचर के पास होता है। एंड जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो सारा सब्जेक्ट मैटर्स कवर्ड होता है, वो सारा सब्जेक्ट मैटर्स को लेकर लॉ बनाने का साइमल्टेनियस पावर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों के पास होता है। अब बोलोगे फिर तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा ना। देखो, इसमें और एक आर्टिकल पिक्चर में आता है, वो होता है आर्टिकल नंबर 254। आर्टिकल नंबर 254 बताता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो सारा सब्जेक्ट मैटर्स कवर्ड होता है, वो सब्जेक्ट मैटर में कोई भी एक सब्जेक्ट मैटर को लेकर अगर दोनों लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया और कॉन्ट्राडिक्शन भी अराइज किया, तो स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ जितना एक्सटेंट तक कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, उतना एक्सटेंट तक स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ इनवैलिड हो जाएगा। पूरा लॉ इनवैलिड नहीं होगा। स्टेट लेजिस्लेचर का बना हुआ लॉ, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर से बना हुआ लॉ अगर यूनियन लेजिस्लेचर का बना हुआ लॉ के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तो जितना एक्सटेंट तक कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, उतना एक्सटेंट तक स्टेट लेजिस्लेचर का बना हुआ लॉ इनवैलिड हो जाएगा। मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का बना हुआ लॉ प्रिवेल करेगा अगर कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर को लेकर दोनों लेजिस्लेचर लॉ बनाएंगे एंड कॉन्ट्राडिक्शन अराइज करेगा। तो बात समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली अराइज करेगा कि हम लोग जो 3 लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यूनियन लिस्ट दैट इज लिस्ट 1, स्टेट लिस्ट दैट इज लिस्ट 2 एंड कॉन्करेंट लिस्ट दैट इज लिस्ट 3, वो 3 लिस्ट का डिवीजन का बेसिस क्या है? देखो, यूनियन लिस्ट में वो सारा सब्जेक्ट मैटर्स को कवर किया गया है जो नेशनल लेवल का इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, उसको लेकर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। यूनियन लिस्ट में वो सारा सब्जेक्ट मैटर्स कवर्ड होता है जो सारा सब्जेक्ट मैटर्स नेशनल लेवल का इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया, फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया, डिप्लोमेटिक मैटर्स, एटॉमिक एनर्जी, फिर नेवल, एयरफोर्स, मिलिट्री एंड अदर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया।
ये सारा नेशनल लेवल का इंपॉर्टेंस होल्ड करने वाला सब्जेक्ट मैटर्स है। तो ये मैंने उदाहरण दिया आपको। नेक्स्ट, स्टेट लिस्ट में वो सारा सब्जेक्ट मैटर्स कवर्ड होता है जो सारा सब्जेक्ट मैटर्स बेसिकली रीजनल लेवल का इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, रीजनल लेवल का इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। जैसे जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, फिर आप सोच के देखो एग्रीकल्चर, ये सारा फिशरीज, ये सारा रीजनल लेवल का इंपॉर्टेंस होल्ड करने वाला सब्जेक्ट मैटर्स, ये सारा कवर्ड होता है स्टेट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारा सब्जेक्ट मैटर्स कवर्ड होता है जो सारा सब्जेक्ट मैटर्स बेसिकली रीजनल लेवल का इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, बट उसको नेशनल लेवल का कंसेंसस का जरूरत होता है। होल्ड तो करता है रीजनल लेवल का इंपॉर्टेंस, बट नेशनल लेवल का कंसेंसस का एग्रीमेंट का जरूरत होता है। बात आपको समझ आ रहा है? नेशनल लेवल में सबको एग्री होने का जरूरत होता है, जैसा क्रिमिनल मैटर्स को लेकर। तो ऐसे ही सब्जेक्ट्स का डिवीजन किया गया है। क्लियर? तो यूनियन लिस्ट में जो सारा सब्जेक्ट मैटर्स कवर्ड होता है वो सारा सब्जेक्ट मैटर्स को लेकर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। स्टेट लिस्ट में जो सारा सब्जेक्ट मैटर्स कवर्ड होता है उसको लेकर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर होता है हर एक स्टेट लेजिस्लेचर के पास। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में जो सारा सब्जेक्ट मैटर्स कवर्ड होता है वो सारा सब्जेक्ट मैटर्स को लेकर लॉ बनाने का पावर साइमल्टेनियसली यूनियन लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास ही होता है, मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के पास होता है। तो एक बार हम लोग आर्टिकल नंबर 246 को स्टडी करेंगे। देखो, एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट मैटर्स के अंदर टैक्सेशन वाला सब्जेक्ट मैटर्स भी कवर्ड होता है। क्लियर? हम लोग जो सब्जेक्ट मैटर्स को लेकर बात करेंगे ना, वो सारा सब्जेक्ट मैटर्स में टैक्सेशन वाला सब्जेक्ट मैटर्स भी कवर्ड होता है। तो कौन सा टैक्सेशन वाला सब्जेक्ट मैटर को लेकर कौन सा लेजिस्लेचर लॉ बनाएंगे वो हम आगे जाकर स्टडी करेंगे। एट फर्स्ट हम लोग आर्टिकल नंबर 246 को स्टडी करेंगे। तो आप लोग आ जाइए, प्रीवियस पेज में आ जाइए, उसमें आपको आर्टिकल 246 के बारे में मिलेगा। तो आर्टिकल नंबर 246 का सब्सटेंस को स्टडी कीजिए। आर्टिकल नंबर 246 read with Schedule 7 of the Constitution of India distributes legislative powers including taxation between the Parliament of India and the state legislatures। तो डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में डिटेल तो लिखा गया है वो 3 लिस्ट में। क्लियर? लिस्ट के बारे में कहाँ लिखा गया है फॉलो कीजिए, आपको डिटेल स्टडी नहीं करना पड़ेगा। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जो बता रहे वो इनाफ है। देखिए 3 लिस्ट के बारे में नीचे आपको मिलेगा नेक्स्ट पेज में। लिस्ट 1 इज नेम्ड एज यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 एज द स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 एज द कॉन्करेंट लिस्ट। ईच लिस्ट कंटेन्स ए नंबर ऑफ एंट्रीज, मतलब सब्जेक्ट मैटर्स को लिस्ट के रेस्पेक्ट में एंट्रीज बोला जाता है। क्लियर? इन विच सब्जेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन हैव बीन सेपरेटली एंड डिस्टिंक्टली मेंशन्ड। बात क्लियर हो गया? तो हम लोग बात कर रहे थे कि आर्टिकल नंबर 246 रेट विथ शेड्यूल 7 का हिसाब से लेजिस्लेटिव पावर्स डिस्ट्रीब्यूट्स हो चुका है। तो नेक्स्ट फिर से आ जाइए, वो जो 3 पब्लिक अथॉरिटीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 3 पब्लिक अथॉरिटीज वाला पेज में आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग सेकंड पब्लिक अथॉरिटी दैट इज एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम लोग डुअल लेवल में एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे हम लोग लेजिस्लेचर को ऑलरेडी डुअल लेवल में एक्सपीरियंस किया है। एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन के केस में सेंट्रल लेवल में हम लोग उसको एक्सपीरियंस करेंगे एज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में। एंड स्टेट लेवल में हम लोग एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपीरियंस करेंगे एज स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट के रूप में। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग नाम होता है, जैसा गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, गवर्नमेंट ऑफ केरला, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस तरीके से। क्लियर? नाउ वो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको लीड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर लेड कैबिनेट। तो प्राइम मिनिस्टर लेड कैबिनेट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारा आंसर देने के लिए। जो सेंट्रल लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होता है उसका जो लोअर हाउस होता है, मतलब हाउस ऑफ पीपल दैट इज लोकसभा, लोकसभा के पास। आई रिपीट, प्राइम मिनिस्टर लेड कैबिनेट जो होता है वो पूरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता है। तो वो प्राइम मिनिस्टर लेड कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है सारा आंसर देने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो लोअर हाउस होता है, मतलब हाउस ऑफ पीपल दैट इज लोकसभा, लोकसभा के पास। एंड स्टेट लेवल में जो स्टेट एग्जीक्यूटिव दैट इज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज स्टेट गवर्नमेंट होता है वो रन कैसे करता है? चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप में जो कैबिनेट होता है स्टेट्स में, चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप में जो कैबिनेट होता है, चीफ मिनिस्टर लेड कैबिनेट, वो बेसिकली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट गवर्नमेंट को रन कराता है, उसके द्वारा रन होता है। तो रन कराने के रेस्पेक्ट में जो सारा क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है चीफ मिनिस्टर लेड कैबिनेट टू दी स्टेट लेजिस्लेचर का जो लोअर हाउस है दैट इज
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा के पास। देखो ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स जो है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर का एक ही हाउस है, दैट इज विधानसभा। जो सारा स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेचर का दो हाउसेस है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस विधानसभा ही होता है। तो चीफ मिनिस्टर लेट कैबिनेट जो होता है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को रन कराने के रेस्पेक्ट में सारा क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है स्टेट लेजिस्लेचर का लोअर हाउस के पास, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज विधानसभा के पास। बात समझ में आए? देखो आप लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को लीड कौन करता है? आप बताओगे प्राइम मिनिस्टर लेड कैबिनेट जो होता है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को लीड कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर लेड कैबिनेट जो होता है वो कैबिनेट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को रन करा रहे। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को रन कराने के रेस्पेक्ट में जितना सारा क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्राइम मिनिस्टर लेड कैबिनेट जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है टू दी लोअर हाउस ऑफ दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर का जो लोअर हाउस है दैट इज लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, उसके पास रेस्पॉन्सिबल होता है प्राइम मिनिस्टर लेड कैबिनेट। नेक्स्ट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के केस में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को लीड कौन करता है? आप बताओगे चीफ मिनिस्टर लेड कैबिनेट जो होता है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करता है। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को रन कराने के रेस्पेक्ट में जितना सारा क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए चीफ मिनिस्टर लेड कैबिनेट रेस्पॉन्सिबल होता है स्टेट लेजिस्लेचर का जो लोअर हाउस होता है दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, उसके पास। बात समझ में आया? कैसे कनेक्ट किया हमने? देखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनता कैसे एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी बनता कैसे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के केस में हम लोग बताएंगे जो जनरल इलेक्शन होता है, लोकसभा इलेक्शन होता है, वो लोकसभा इलेक्शन में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग मेंबर इलेक्ट होते हैं एंड हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिफरेंट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करता है कि हर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेजोरिटी ऑफ वोटर्स वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट करे, ऐसा इंटेंशन में। एंड जैसे ही हर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेजोरिटी ऑफ वोटर्स कोई भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट को इलेक्ट करता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो पर्टिकुलर कैंडिडेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी बन जाता है एमपी ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब वो डायरेक्टली आ जाता है पार्लियामेंट में। बात आपको समझ में आ रहा है? वो पार्लियामेंट में आ जाता है, पार्लियामेंट का वो लोअर हाउस में आता है। जो लोकसभा इलेक्शन में एमपी होता है वो एमपी पार्लियामेंट का लोकसभा में आता है। क्लियर? नाउ ऐसे ही जनरल इलेक्शन में पूरा देश में जो पॉलिटिकल पार्टी का ज्यादा एमपीस बनता है वो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी बन जाता है एंड वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में प्राइम मिनिस्टर लेड कैबिनेट को तैयार करता है एंड रूलिंग पार्टी का जितना सारा एमपीस जनरल इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट हुआ है वो सारा एमपीस में से एक पर्टिकुलर एमपी को सिलेक्ट किया जाता है एज प्राइम मिनिस्टर। कौन सिलेक्ट करता है? वो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट करता है। तो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का जितना सारा एमपीस इलेक्टेड हुआ है जनरल इलेक्शन में वो सारा एमपीस में से एक पर्टिकुलर एमपी को सिलेक्ट किया जाता है एज प्राइम मिनिस्टर एंड रिमेनिंग एमपीस में से कुछ एमपीस को डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का मिनिस्टर बनाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप में कैबिनेट फॉर्म होता है। तो कैबिनेट को फॉर्म कौन कर रहे हैं? मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को लीड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप में कैबिनेट, उसको फॉर्म कौन कर रहे हैं? रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी। बट पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है लोकसभा में रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का सारा एमपीस एज वेल एज जितना सारा ऑपोजिशन पार्टीज है उनका जितना सारा एमपीस इलेक्टेड हुआ है जनरल इलेक्शन में वो सब पार्टिसिपेट करता है। क्लियर? मतलब लोकसभा में रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज जितना सारा ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है सबका जो एमपीस है वो पार्टिसिपेट करता है। बात समझ में आ रहा है? बट कैबिनेट में केवल रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का एमपी वो पार्टिसिपेट करता है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको सिलेक्ट करता है। इस तरीके से बात समझ में आ गया? तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के केस में हर एक स्टेट में जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है वो स्टेट असेंबली इलेक्शन में हर एक स्टेट में डिफरेंट जो स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है वो हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिफरेंट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स इलेक्ट करे वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसा इंटेंशन में। एंड जैसे ही
वो हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेजोरिटी ऑफ वोटर्स कोई भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट को इलेक्ट करता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो पर्टिकुलर कैंडिडेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बन जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब वो स्टेट लेजिस्लेचर में आ जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर का लोअर हाउस विधानसभा में आ जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आ जाता है, उसको बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। क्लियर? एंड जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का ज्यादा एमएलए इलेक्ट हुआ है असेंबली इलेक्शन में एक पर्टिकुलर स्टेट्स में, वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी बन जाता है वो पर्टिकुलर स्टेट के रेस्पेक्ट में रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी। तो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी अपना इलेक्टेड एमएलए में से एक पर्टिकुलर एमएलए को सिलेक्ट करता है एज चीफ मिनिस्टर, एंड रिमेनिंग एमएलए में से कुछ एमएलए को डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का मिनिस्टर बनाया जाता है। ऐसे ही चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप में कैबिनेट तैयार होता है। बात समझ में आ रहा है? बट वो जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो लोअर हाउस है दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज विधानसभा, वो विधानसभा में तो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज डिफरेंट ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज सारा का एमएलए रहता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो डेफिनेटली आपने अंडरस्टैंड कर पाया डिफरेंट एनालिसिस से, दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो होता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो लोअर हाउस होता है, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इंडिया का जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है उसका एमपीस जैसा लोकसभा में पार्टिसिपेट करता है, उसी तरीका से वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इंडिया का जो डिफरेंट ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है उसका एमपीस भी पार्टिसिपेट करता है वो लोकसभा में। बात समझ में आ रहा है? एंड स्टेट के रेस्पेक्ट में जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर का जो लोअर हाउस है दैट इज विधानसभा, विधानसभा में वो पर्टिकुलर स्टेट का एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है उसका एमएलए जैसा पार्टिसिपेट करता है, उसी तरीका से वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो पर्टिकुलर स्टेट के रेस्पेक्ट में डिफरेंट ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है उसका एमएलए भी पार्टिसिपेट करता है वो विधानसभा में। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के केस में जो प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप में कैबिनेट होता है वो कैबिनेट रेस्पॉन्सिबल होता है सारा आंसर देने के लिए वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का लोअर हाउस के पास, मतलब उसमें ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी भी क्वेश्चन पूछेगा। एंड स्टेट के केस में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप में कैबिनेट होता है वो कैबिनेट स्टेट लेजिस्लेचर का लोअर हाउस दैट इज विधानसभा उसके पास रेस्पॉन्सिबल होता है सारा आंसर देने के लिए, मतलब उसमें डिफरेंट ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का जो एमएलए पार्टिसिपेट करेंगे वो भी क्वेश्चन पूछेंगे। बात आपको समझ में आ गया? तो सेकंड पब्लिक अथॉरिटी जो होता है दैट इज एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन के केस में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का कैबिनेट कैसे फॉर्म होता है, एज वेल एज जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का भी कैबिनेट कैसे फॉर्म होता है, वो दोनों का कैबिनेट कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने लर्न कर लिया। एंड उसके पहले जो फर्स्ट पब्लिक अथॉरिटी दैट इज लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के केस में जो सेंट्रल लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का दो हाउसेस होता है, एक तो होता है अपर हाउस दैट इज राज्यसभा एंड नेक्स्ट होता है लोअर हाउस दैट इज लोकसभा। तो लोअर हाउस दैट इज लोकसभा कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने लर्न कर लिया। एंड स्टेट लेजिस्लेचर के केस में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी दो हाउसेस पॉसिबल है, अपर हाउस दैट इज विधान परिषद एंड लोअर हाउस दैट इज विधानसभा। तो विधानसभा लोअर हाउस कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में ऑलरेडी लर्न कर लिया। तो हम लोग को दो आइटम्स अभी भी लर्न करना बाकी है। नंबर वन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के केस में जो अपर हाउस होता है राज्यसभा वो कैसे फॉर्म होता है, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में जो अपर हाउस होता है दैट इज विधान परिषद वो कैसे फॉर्म होता है। तो दोनों लेजिस्लेचर का, सेंट्रल लेजिस्लेचर एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों का अपर हाउस कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में हम लोग लर्न करेंगे अभी। तो देखिए एट फर्स्ट आपको तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो दोनों हाउसेस है, अपर हाउस दैट इज राज्यसभा एंड लोअर हाउस दैट इज लोकसभा, दोनों हाउसेस का जो मेंबर्स होता है वो एक एक मेंबर को कॉल किया जाता है एज एमपी। एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्यों ऐसा कॉल किया जाता है, दोनों हाउसेस का मेंबर्स को एज एमपी क्यों कॉल किया जाता है, क्योंकि दोनों हाउसेस तो पार्ट्स होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो भी मेंबर है चाहे वो लोकसभा का मेंबर है चाहे वो राज्यसभा का मेंबर है, वो है तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का मेंबर। तो इसीलिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो भी मेंबर है उसको एज ए एमपी कॉल किया जाएगा, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर है चाहे वो लोकसभा का मेंबर है। बात समझ में आ गया? अच्छा,
जो लोकसभा का मेंबर होता है उसको तो पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन के थ्रू इलेक्ट करता है, बट जो राज्यसभा का एमपी होता है उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है? पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू उसको इलेक्ट नहीं करता है, तो कैसे इलेक्टेड होता है? देखो, जो हर एक स्टेट में असेंबली इलेक्शन होता है, वो असेंबली इलेक्शन में हर एक स्टेट में जो असेंबली इलेक्शन होता है वो असेंबली इलेक्शन में वो स्टेट का पीपल पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन प्रोसेस में एंड एमएलएस को इलेक्ट करता है। जो एमएलएस बेसिकली वो स्टेट लेजिस्लेचर का जो लोअर हाउस है विधानसभा, विधानसभा का सेटिंग एमएलएस बनता है। तो विधानसभा का जो सेटिंग एमएलएस होता है वो तो आया पीपल का डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन के थ्रू। वो एमएलएस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके वो एमएलएस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो अपर हाउस है दैट इज राज्यसभा, राज्यसभा का एमपी को इलेक्ट करता है। बात आपको समझ में आया? एंड वही विधानसभा का जो एमएलएस होता है सिटिंग एमएलएस, वो सिटिंग एमएलएस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके वो पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर का जो स्टेट लेजिस्लेचर का वो मेंबर है, वो स्टेट लेजिस्लेचर का जो अपर हाउस है दैट इज विधान परिषद, विधान परिषद का भी मेंबर को इलेक्ट करता है। एंड विधान परिषद का जो मेंबर है उसको भी कॉल किया जाता है एज एमएलए, जैसे विधानसभा का मेंबर को कॉल किया जाता है एज एमएलए। विधानसभा का मेंबर इलेक्टेड होता है पीपल का डायरेक्टली इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन के थ्रू, बट विधान परिषद का जो एमएलए इलेक्टेड होता है वो पीपल ऑफ इंडिया का डायरेक्टली इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन के थ्रू नहीं होता है। पीपल ऑफ इंडिया जो एमएलएस को इलेक्ट किया विधानसभा के लिए, वो विधानसभा का एमएलएस वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके विधान परिषद का एमएलएस को इलेक्ट करता है। बात आपको समझ में आ रहा है? एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको और एक एडिशनल पॉइंट में भी ध्यान देना पड़ेगा। दैट एडिशनल पॉइंट इज रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, चाहे नेशनल लेवल का चाहे स्टेट लेवल का, दोनों लेवल्स का बात किया जा रहा है। दोनों लेवल्स के लिए कॉमन बात है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो नेशनल लेवल में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का राज्यसभा से अपना मेंबर को मिनिस्टर बना सकते हैं एंड स्टेट लेवल में रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेट लेजिस्लेचर का विधान परिषद है, विधान परिषद से अपना मेंबर को मिनिस्टर बना सकता है। बात आपको समझ में आ गया? तो देखिए, जैसे सेंट्रल लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का दो हाउसेस एग्जिस्ट करता है। नंबर 1 अपर हाउस दैट इज राज्यसभा एंड सेकंड लोअर हाउस दैट इज लोकसभा। दोनों हाउसेस का जो सारा मेंबर्स होता है वो एक एक मेंबर को कॉल किया जाता है एज एमपी, क्योंकि चाहे वो राज्यसभा का मेंबर है चाहे वो लोकसभा का मेंबर है, वो है तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का मेंबर, इसीलिए एक एक मेंबर को कॉल किया जाता है एज एमपी। ठीक उसी तरीका से जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर का भी दो हाउसेस पॉसिबल है। अपर हाउस दैट इज विधान परिषद एंड लोअर हाउस दैट इज विधानसभा। दोनों हाउसेस का जो सारा मेंबर्स होता है वो एक एक मेंबर को कॉल किया जाता है एज एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो चाहे वो विधानसभा का मेंबर है चाहे वो विधान परिषद का मेंबर है, वह है तो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर, तो इसीलिए एक एक मेंबर को कॉल किया जाता है एज एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे दैट इज जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैसे कंपोस्ट होता है। देखो, जो राज्यसभा है जो लोकसभा है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है, बट जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का वो पार्ट्स होता है, राज्यसभा लोकसभा हो तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का पार्ट्स है। तो कैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंपोस्ट होता है अब बताओगे? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाइकेमेरियल होता है, मतलब दो हाउसेस एग्जिस्ट करता है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैसे कंपोस्ट होता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंपोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा एंड लोकसभा। बात समझ में आ रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी एमपीस को नॉमिनेट करता है, मतलब जिस तरीका से एमपीस इलेक्ट होने का प्रोसेस हमने बताया उसके साथ एक एडिशनल पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नॉमिनेट करता है एमपी को। बात आपको समझ में आया? इन केस ऑफ राज्यसभा एज वेल एज इन केस ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर कैसे कंपोस्ट होता है? देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो बाइकेमेरियल भी हो सकता है और यूनिकैमरल भी हो सकता है। बाइकेमेरियल का मतलब जहाँ पे दो हाउसेस एग्जिस्ट करता है और यूनिकैमरल मतलब जहाँ पे एक हाउस एग्जिस्ट करता है। अगर बाइकेमेरियल है तो हम लोग बताएंगे स्टेट लेजिस्लेचर इज कंपोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, विधान परिषद एंड विधानसभा। बट अगर स्टेट लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है तो हम लोग बताएंगे स्टेट लेजिस्लेचर इज कंपोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड विधानसभा। क्लियर? विधानसभा
विधान परिषद एग्जिस्ट नहीं करता यूनिकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर के केस में। तो बात आपको समझ में आ गया। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको रेफर करेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। ऑलरेडी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट के बारे में आइडिया डेवलप किया, नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी के बारे में आइडिया डेवलप करेंगे। देखो, इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर का कंट्री है। फेडरल स्ट्रक्चर का इंडिया कैसे कंपोस्ट हुआ है? फेडरल स्ट्रक्चर का इंडिया कंपोस्ट हुआ है 36 एंटिटीज से। एट प्रेजेंट इंडिया में 36 एंटिटीज है, मतलब 36 ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है। तो 36 ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन का कैटेगराइजेशन कैसे है? 36 ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन का कैटेगराइजेशन ऐसे है कि आउट ऑफ 36 एंटिटीज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, मतलब 28 प्लस 8 36 एंटिटीज। तो इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर का कंट्री है। फेडरल स्ट्रक्चर का इंडिया कंपोस्ट हुआ है 36 एंटिटीज से, मतलब 36 ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन से कंपोस्ट हुआ है इंडिया। आउट ऑफ 36 ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन 28 तो स्टेट से एंड 8 यूनियन टेरिटरी से। देखो, स्टेट के बारे में आपने ऑलरेडी आइडिया डेवलप किया कि हर एक स्टेट का अपना अपना ओन लेजिस्लेचर होता है एंड चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप में हर एक स्टेट का अपना अपना ओन एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। बट इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर होली और पार्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटरीज आर होली और पार्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटरीज का अपना लेजिस्लेचर होता ही नहीं है। अगर अपना लेजिस्लेचर होता ही नहीं है तो एमएलए वगैरह भी इलेक्टेड नहीं होता है। तो एमएलए वगैरह अगर इलेक्टेड नहीं होता है तो चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप में जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविजन स्टेट के लिए एप्लीकेबल होता है वो एप्लीकेबल होता ही नहीं यूनियन टेरिटरीज के केस में। बट ये तो जनरल बात है। अगर स्पेसिफिक बात करेंगे तो आउट ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसा है जिसको पार्शियल स्टेट्यूट का स्टेटस दिया गया है। पार्शियल स्टेट्यूट का स्टेटस दिया गया है, मतलब वो 3 यूनियन टेरिटरीज के केस में लेजिस्लेचर का प्रोविजन मौजूद है, मतलब एमएलए वगैरह इलेक्टेड होता है। एमएलए वगैरह अगर इलेक्टेड होता है तो अगर चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड हुआ है तो 3 यूनियन टेरिटरीज का हर एक यूनियन टेरिटरी में उसका अपना चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप में एक एडमिनिस्ट्रेशन भी रन करेगा। जैसे हर एक स्टेट के केस में वो स्टेट का अपना चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप में एडमिनिस्ट्रेशन रन करता है। तो वो 3 एंटिटीज है तो एक्चुअली यूनियन टेरिटरीज, बट वो फंक्शन कर रहे स्टेट जैसा भी। इसीलिए लॉजिकली हम लोग बता रहे थे वो 3 एंटिटीज को यूटीज होने के बाद भी पार्शियल स्टेट्यूट का स्टेटस दिया गया है। वो स्टेट्स है नहीं, उसको पार्शियल स्टेट्यूट का स्टेटस दिया गया है। वो एक्चुअली है यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। बात समझ में आ रहा है? वो कौन सा 3 यूनियन टेरिटरीज है जिसको पार्शियल स्टेट्यूट का स्टेटस दिया गया है? नंबर 1 दिल्ली, सेकंड पुडुचेरी, थर्ड जम्मू एंड कश्मीर। तो दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, वो 3 यूनियन टेरिटरीज को पार्शियल स्टेट्यूट का स्टेटस दिया गया है। देखो, जो 8 यूनियन टेरिटरीज टोटल में है, आउट ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज हम लोग 3 यूनियन टेरिटरीज के बारे में स्पेसिफिकली बात कर लिया कि उसको पार्शियल स्टेट्यूट का स्टेटस दिया गया है। ऑल 8 यूनियन टेरिटरीज होली और पार्टली एडमिनिस्ट्रेट होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैसे एडमिनिस्ट्रेट होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरीज को। बात समझ में आ गया? देखो, यूनियन टेरिटरीज के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे जब जीएसटी स्टडी करेंगे। नाउ जो बात हम लोग कर रहे थे कि लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना। लेजिस्लेचर का बना हुआ लॉ को इंप्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन। एंड लॉ को इंप्लीमेंट तो किया जाता है पीपल ऑफ इंडिया के ऊपर। तो इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी ऑफ द लॉ जो है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ अगर पीपल ऑफ इंडिया का डिस्प्यूट्स खड़ा हो जाता है रिगार्डिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, तो इन दैट केस वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है जुडिशियरी बाय इंटरप्रेटिंग द लॉज। देखो, जुडिशियरी जो होता है ना, जुडिशियरी का स्ट्रक्चर अगर अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे तो स्टेट लेवल का जो जुडिशियरी होता है, स्टेट लेवल का जो हाईएस्ट जुडिशियरी होता है, एपेक्स जुडिशियरी होता है, वो होता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट होता है स्टेट लेवल का एपेक्स और हाईएस्ट जुडिशियरी। हाई कोर्ट के अंडर होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, बट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का जो नोमेनक्लेचर है वो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। स्टेट लेवल का एपेक्स कोर्ट को हर एक स्टेट में हाई कोर्ट बोला जाता है, बट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होता है उसका नोमेनक्लेचर स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। जेनरली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जिसको सिविल कोर्ट्स भी बोला जाता है, क्रिमिनल कोर्ट्स जिसको सेशन कोर्ट्स भी बोला जाता है, एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। देखो, रेवेन्यू कोर्ट्स जो होता है ना, उस स्टेट में रेवेन्यू रिगार्डिंग डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। अच्छा, सिविल एंड क्रिमिनल के बीच में फर्क क्या होता है? देखो, ऐसे आप याद रखोगे कि
दो ऑर्गेनाइजेशन और दो इंडिविजुअल के बीच में जो प्राइवेट डिस्प्यूट है, मतलब जो सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करेगा, वो होता है सिविल डिस्प्यूट। मतलब सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करने वाला डिस्प्यूट को हम लोग सिविल डिस्प्यूट बोलते हैं, और सोसाइटी को अफेक्ट करने वाला जो एक्शन है, सोसाइटी को अफेक्ट करने वाला जो डिस्प्यूट है, उसको बोला जाता है क्रिमिनल डिस्प्यूट। जैसे अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को मर्डर कर दिया, तो जिनका मर्डर हुआ है उनका फैमिली को सिर्फ वो मर्डर अफेक्ट किया है, ऐसा बात नहीं है, पूरा सोसाइटी को अफेक्ट किया है। तो अगर सोसाइटी को अफेक्ट करने वाला एक्शन होता है, डिस्प्यूट होता है, उसको हम लोग क्रिमिनल डिस्प्यूट बोलते हैं। बात आपको समझ में आ गया? एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना पड़ेगा कि हाई कोर्ट के अंडर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होता है, अलग अलग सबऑर्डिनेट कोर्ट का अलग अलग जुरिस्डिक्शन होता है। सिविल जुरिस्डिक्शन, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन मैंने बताया, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। बट हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है वो सिविल भी होता है, क्रिमिनल भी होता है। तो आपका माइंड में जरूर एक क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि जुरिस्डिक्शन वर्ड तो बार बार सुन रहा है, जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है एरिया। जुरिस्डिक्शन अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। अगर हम लोग जियोग्राफिकल बाउंड्री को लेकर बात कर रहे हैं, मतलब हर एक कोर्ट का अपना अपना जियोग्राफिकल बाउंड्री होता है, उसको बोला जाता है जियोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन और लोकल जुरिस्डिक्शन। फिर फाइनेंशियल जुरिस्डिक्शन भी होता है, मतलब कौन सा कोर्ट कितना फाइन इंपोज कर सकता है, उसको लेकर भी जुरिस्डिक्शन होता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल जुरिस्डिक्शन और पिक्यूनियरी लिमिट वाला जुरिस्डिक्शन। फिर सिविल जुरिस्डिक्शन भी होता है, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी होता है। देखो, एपेक्स कोर्ट ऑफ द स्टेट जो होता है, मतलब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट जो होता है, दैट इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है ना, वो डिसीजन हाई कोर्ट का जियोग्राफिकल बाउंड्री के लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब जो पर्टिकुलर स्टेट का वो हाई कोर्ट है, वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो डिसीजन एप्लीकेबल होता है, और कोई स्टेट के लिए वो डिसीजन एप्लीकेबल होता नहीं है। बात आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, जो नेशनल लेवल का कोर्ट होता है, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री होता है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो होता है, वो जो भी डिसीजन प्रोनाउंस करता है, वो डिसीजन पूरा कंट्री के लिए लॉ ऑफ द लैंड ट्रीट किया जाता है। तो आपके पास ऑलरेडी आइडिया था कि जो लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर के पास लॉ बनाने वाला पावर एग्जिस्ट करता है। लेजिस्लेचर अपना लॉ बनाने वाला पावर को एक्सरसाइज करते हुए सब्सटेंटिव लॉ बनाता है। बट सब्सटेंटिव लॉ का पर्पस को कैरी आउट करने के लिए प्रोसीड्योर का जरूरत होता है, मतलब प्रोसीड्यूरल लॉ का जरूरत होता है। जनरली लेजिस्लेचर प्रोसीड्यूरल लॉ बनाता नहीं है। लेजिस्लेचर प्रोसीड्यूरल लॉ बनाने का पावर को डेलीगेट कर देते हैं एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन को। एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेचर का बना हुआ सब्सटेंटिव लॉ का पर्पस को कैरी आउट करने के लिए, मतलब सब्सटेंटिव लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोसीड्यूरल लॉ बनाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी आपने लर्न किया कि जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो भी डिसीजन प्रोनाउंस करता है, वो डिसीजन पूरा इंडिया के लिए लॉ ऑफ द लैंड ट्रीट किया जाता है। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा, दैट इज अगर मान लो दो डिफरेंट टाइम्स में सेम टाइप का केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दो डिफरेंट जजमेंट प्रोनाउंस किया है, मतलब दो डिसीजंस अपरेंटली आपस में कंट्राडिक्टरी है, तो ऐसा सिचुएशन में कौन सा डिसीजन को, कौन सा जजमेंट को लॉ ऑफ द लैंड ट्रीट किया जाएगा? आपको याद रखना पड़ेगा कि जो डिसीजन हायर बेंच से प्रोनाउंस किया गया था, वो डिसीजन को कंसिडर किया जाएगा लॉ ऑफ द लैंड। हायर बेंच का मतलब नंबर ऑफ जजेस के ऊपर डिपेंड करके बेंच का स्ट्रेंथ होता है। जैसे अगर सेम टाइप का केस को लेकर जो दो डिफरेंट डिसीजंस प्रोनाउंस किया गया था, अगर एक डिसीजन आया था दो जजेस का बेंच से और एक डिसीजन आया था 3 जजेस का बेंच से, तो ऐसा सिचुएशन में 3 जजेस का बेंच से जो डिसीजन प्रोनाउंस किया गया था, हो सकता है कि वो डिसीजन अर्लियर प्रोनाउंस किया गया था, हो सकता है वो डिसीजन को लेटर में प्रोनाउंस किया गया था। जो भी हो, हायर बेंच से जो डिसीजन प्रोनाउंस हुआ है, वो डिसीजन को लॉ ऑफ द लैंड ट्रीट किया जाएगा। बट अगर सेम टाइप का केस को लेकर दो डिफरेंट टाइम्स में दो डिफरेंट डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया, मतलब दो डिसीजंस एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे अपरेंटली, बट दो डिसीजन सेम टाइप का बेंच से प्रोनाउंस किया गया था, मतलब दोनों डिसीजन प्रोनाउंस करने वाला बेंच का नंबर ऑफ जजेस का स्ट्रेंथ सेम था, तो ऐसा सिचुएशन में लेटर में जो डिसीजन प्रोनाउंस किया गया है, वो डिसीजन को लॉ ऑफ द लैंड ट्रीट किया जाएगा। बात आपको समझ में आ रहा है? एंड देखिए, जो भी मैटर को लेकर डिस्प्यूट स्टैंडिंग होता है, चाहे वो डिस्प्यूट सिविल डिस्प्यूट, चाहे वो डिस्प्यूट क्रिमिनल डिस्प्यूट, देखो एट फर्स्ट तो ये पता होना चाहिए कि डिस्प्यूट को सिविल डिस्प्यूट कब कंसिडर किया जाता है एंड डिस्प्यूट को क्रिमिनल डिस्प्यूट भी कब कंसिडर किया जाता है। अब बताओगे, वो तो पता ही है। अगर दो प्राइवेट पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट स्टैंडिंग हुआ है एंड वो डिस्प्यूट सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करने वाला है,
तो ऐसा सिचुएशन में वो डिस्प्यूट को सिविल डिस्प्यूट कंसिडर किया जाता है। बट अगर डिस्प्यूट ऐसा है जो सोसाइटी को अफेक्ट करने वाला है, वो डिस्प्यूट को क्रिमिनल डिस्प्यूट कंसिडर किया जाता है। देखो, क्रिमिनल डिस्प्यूट के केस में हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में कोई गलत काम किया गया है, बट वो गलत काम कंसिडर किया जा रहा है कि सोसाइटी को भी अफेक्ट कर रहे हैं, तो सोसाइटी के अगेंस्ट में भी वो गलत काम किया गया है। मतलब केस अगर फाइल होगा तो जिन्होंने गलत काम किया है उसके अगेंस्ट में केस किसको फाइल करना चाहिए? वो प्राइवेट पर्सन को भी, सोसाइटी को भी, दोनों को रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट। क्लियर? गवर्नमेंट यहाँ पे केस फाइल करता है, प्राइवेट पर्सन और सोसाइटी दोनों ने केस फाइल नहीं करता है, केस फाइल करता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एक पार्टी बन जाता है, गवर्नमेंट एक पार्टी बन जाता है और जिन्होंने गलत काम किया है वो एक पार्टी बनता है। तो जो मैटर को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो भी मैटर को लेकर डिस्प्यूट स्टैंडिंग होता है, वो मैटर रिगार्डिंग जो कंसर्न लॉ होता है, वो कंसर्न लॉ में लिखा रहता है कि वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कौन सा कोर्ट के पास एट फर्स्ट अप्रोच करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जनरली लोएस्ट कोर्ट को रेफर किया जाता है। देखो, हाई कोर्ट के अंडर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का स्ट्रक्चर होता है, देखो स्ट्रक्चर वगैरह आपको स्टडी करने का जरूरत नहीं है, जो बता रहे सुनते चले जाओ, ये सब अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बता रहे, एग्जाम में नहीं आएगा। तो बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट के अंडर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का स्ट्रक्चर होता है, उसमें हायर आर्की के अनुसार जो लोएस्ट कोर्ट होता है, जनरली वो कोर्ट को रेफर किया जाता है। फिर वो भी डिपेंड करता है कि जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट का नेचर कैसा है, मतलब डिस्प्यूट के अगेंस्ट में कितना टाइप का पेनल्टी इंपोज हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करके भी कोर्ट का हायरार्की के अनुसार रेफर किया जाता है कोर्ट को। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात तो समझ में आ गया हम लोगों को कि जनरली लोएस्ट कोर्ट को रेफर किया जाता है जनरली। एंड वो रेफर्ड कोर्ट रेफर्ड डिस्प्यूट को लेकर जो भी डिसीजन और जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे, वो डिसीजन और जजमेंट जो भी बोलो, उसके साथ जो पार्टी और पार्टीज एग्री नहीं करेंगे, दो और दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, वो डिस्प्यूट रिगार्डिंग जो भी जजमेंट और डिसीजन प्रोनाउंस किया है रेफर्ड कोर्ट ने, वो डिसीजन के साथ जो पार्टी और पार्टीज एग्री नहीं कर रहे, वो पार्टी और पार्टीज वो जजमेंट के और डिसीजन के अगेंस्ट में वो रेफर्ड कोर्ट का हायर कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। इसी तरीका से वो हाई कोर्ट तक जाएंगे, नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बात समझ में आया कि इंडिया का जुडिशियरी सिस्टम कैसे रन करता है। नाउ जो जज व्हाट हम लोग यूज कर रहे थे ना, देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के केस में एंड हाई कोर्ट के केस में जज व्हाट यूज नहीं होता है, उसमें यूज होता है जस्टिस व्हाट। एंड जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के केस में जज, मैजिस्ट्रेट, ये सारा वर्ड यूज होता है, उसमें हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। क्लियर? नाउ जो बात कर रहे थे कि लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, लेजिस्लेचर दो है, एक सेंट्रल लेजिस्लेचर, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर, बट दोनों के बीच में लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके बारे में आइडिया डेवलप्ड होता है आर्टिकल नंबर 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेड विथ शेड्यूल नंबर 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टडी करने में। नाउ तो आर्टिकल नंबर 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और रेड विथ शेड्यूल नंबर 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टडी करने में तीन लिस्ट के बारे में पता चलता है। नंबर 1 लिस्ट 1, जिसको यूनियन लिस्ट भी बोला जाता है और सेंट्रल लिस्ट भी बोला जाता है। तो लिस्ट 1 और यूनियन लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, उसमें जो सारा सब्जेक्ट मैटर्स स्पेसिफाइड होता है, मतलब जो सारा इंटरेस्ट स्पेसिफाइड होता है, वो सारा सब्जेक्ट मैटर्स और इंटरेस्ट रिगार्डिंग लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर होता है सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास, दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। अगर वो सेंट्रल लिस्ट और यूनियन लिस्ट और लिस्ट 1 को डिटेल में स्टडी किया जाए, आपको स्टडी करने का जरूरत नहीं है, अगर डिटेल में स्टडी किया जाए तो मिलेगा वो लिस्ट का एंड पोर्शन में टैक्सेशन रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर्स और एंट्रीज के बारे में लिखा गया है। उसमें से एक एंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, आपको याद रखना है, एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 बताता है कि टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़ के बाकी जो भी इनकम है, वो सब इनकम के ऊपर टैक्स लगाने के लिए लॉ बनाने का पावर सेंट्रल लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट जो लिस्ट होता है लिस्ट 2, जिसको स्टेट लिस्ट भी बोला जाता है। स्टेट लिस्ट में जो सारा सब्जेक्ट मैटर्स और इंटरेस्ट स्पेसिफाइड है, वो सारा स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर्स और इंटरेस्ट का रेस्पेक्ट में लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर होता है हर एक स्टेट लेजिस्लेचर के पास। एंड अगर वो स्टेट लिस्ट और लिस्ट 2 को डिटेल में स्टडी किया जाए, आपको स्टडी करने का जरूरत नहीं है, बट अगर डिटेल में स्टडी किया जाए तो वो स्टेट लिस्ट और लिस्ट 2 का एंड पोर्शन में जाके मिलेगा टैक्सेशन रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर्स कवर्ड हुआ है।
एंड वो टैक्सेशन रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री आपको याद रखना है, दैट इज एंट्री नंबर 46। कौन सा लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टेट लिस्ट और लिस्ट 2 का जो एंट्री नंबर 46 है, वो एंट्री नंबर 46 बात करता है टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। मतलब एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर अगर टैक्स लगाना है तो टैक्स लगाने के लिए जो लॉ बनाना पड़ेगा, वो लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर होता है हर एक स्टेट लेजिस्लेचर के पास। देखिए, इसके पहले हम लोग जब लिस्ट 1 को लेकर बात कर रहे थे, लिस्ट 1 का एंट्री नंबर 82 जो था, एंट्री नंबर 82 बात कर रहे थे टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम को लेकर। एंड वेयरएज इन केस ऑफ लिस्ट 2 दैट इज स्टेट लिस्ट, एंट्री नंबर 46 बात करता है टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम को लेकर। देखो, एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर अगर टैक्स लगाना है तो टैक्स लगाने के लिए लॉ बनाने का जरूरत है। वो लॉ बनाने का पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास डाला गया है। क्यों ऐसा? वो यूनियन लेजिस्लेचर के पास क्यों नहीं डाला गया है? क्योंकि एग्रीकल्चरल मैटर जो है, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डिपेंड करता है मिट्टी की कंडीशन के ऊपर, वेदर के कंडीशन के ऊपर। एंड इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। क्लियर? तो इसलिए ये नेशनल लेवल का सब्जेक्ट मैटर हो ही नहीं सकते, ये रीजनल लेवल का सब्जेक्ट मैटर है। इसीलिए स्टेट लेजिस्लेचर के पास वो पावर डाला गया है। बात आपको समझ में आ रहा है? तो अगर एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़ के बाकी कोई भी इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है तो टैक्स लगाने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा। वो लॉ बनाने का पावर सेंट्रल लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है। बट अगर एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है तो टैक्स लगाने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा। वो लॉ बनाने का पावर हर एक स्टेट लेजिस्लेचर के पास मौजूद है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट जो लिस्ट है दैट इज लिस्ट 3, जिसको कॉन्करेंट लिस्ट भी बोला जाता है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सारा सब्जेक्ट मैटर्स और एंट्रीज स्पेसिफाइड है, वो सारा स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर्स और एंट्रीज के रिस्पेक्ट में लॉ बनाने का साइमल्टेनियस पावर होता है सेंट्रल लेजिस्लेचर एज वेल एज हर एक स्टेट लेजिस्लेचर के पास। एंड कॉन्करेंट लिस्ट का कोई स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर और एंट्री के रिस्पेक्ट में अगर दोनों लेजिस्लेचर लॉ बना देंगे और दोनों लेजिस्लेचर का बना हुआ लॉ एक दूसरे से अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो इन दैट केस क्या होगा? अब बताओगे? आर्टिकल नंबर 254 पिक्चर में आएंगे। आर्टिकल नंबर 254 क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 254 बताता है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट मैटर और एंट्री के रेस्पेक्ट में दोनों लेजिस्लेचर लॉ बनाएंगे एंड दोनों लेजिस्लेचर का बना हुआ लॉ एक दूसरे से अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो इन दैट केस स्टेट लेजिस्लेचर का बना हुआ लॉ जितना एक्सटेंट तक सेंट्रल लेजिस्लेचर का बना हुआ लॉ के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, उतना एक्सटेंट तक स्टेट लेजिस्लेचर का बना हुआ लॉ इनवैलिड हो जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर का बना हुआ इंटायर लॉ इनवैलिड नहीं होगा, जितना एक्सटेंट तक कॉन्ट्राडिक्ट करेगा उतना एक्सटेंट तक इनवैलिड हो जाएगा। तो मैटर आपको समझ में आ गया? देखो, हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 246 एज वेल एज आर्टिकल नंबर 254 स्टडी कर लिया और एक आर्टिकल आपको याद रखना पड़ेगा दैट इज आर्टिकल नंबर 265। एंड आर्टिकल नंबर 265 आर्बिट्ररी टैक्स कलेक्शन को मना करता है। आर्टिकल नंबर 265 इंडिया में आर्बिट्ररी टैक्स कलेक्शन को कंप्लीटली मना करता है। आर्टिकल नंबर 265 बताता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। आई रिपीट, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। ऑथोरिटी ऑफ लॉ के बिना कोई भी टैक्स ना तो लेवी किया जा सकता है, मतलब ना तो इंपोज किया जा सकता है और ना तो टैक्स को कलेक्ट किया जा सकता है। देखो, अगर इंपोज ही नहीं होगा तो कलेक्शन कैसे होगा? एट फर्स्ट तो इंपोज करना पड़ेगा, देन तो कलेक्शन होगा। तो ऑथोरिटी ऑफ लॉ के बिना ना तो कोई टैक्स लेवी किया जा सकता है, ना तो कोई टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। अभी ऑथोरिटी ऑफ लॉ का मतलब क्या है? ऑथोरिटी ऑफ लॉ का मतलब टैक्स proposed to be levied must be within the legislative competence of the legislature। लिखने का जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, जस्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। टैक्स proposed to be levied must be within the legislative competence of the legislature। बेसिकली आर्टिकल नंबर 265 बता रहे कि अगर टैक्स इंपोज करना है, टैक्स इंपोज कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन। और रेवेन्यू अर्न करने के लिए टैक्स इंपोज करते हैं। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन को टैक्स इंपोज करना है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चाहे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को टैक्स इंपोज करना है तो एट फर्स्ट उसको चेक करना पड़ेगा कि उसके पास पावर है कि नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर है कि नहीं है टैक्स इंपोज करने का। तो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन चेक करेगा कि उसके पास बना हुआ लॉ है कि नहीं है कोई भी स्पेसिफिक टैक्स को इंपोज करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो टैक्स इंपोज करने के लिए लॉ के पावर के अनुसार टैक्स इंपोज करना पड़ेगा, लॉ का पावर को एक्सरसाइज करते हुए टैक्स इंपोज करना पड़ेगा। तो इसके लिए उसके पास रेडी लॉ होना चाहिए। अगर उसके पास लॉ है ही नहीं
तो टैक्स इम्पोज कर ही नहीं सकता है। तो एट फर्स्ट उसको लॉ बनाने के लिए अप्रोच करना पड़ेगा लेजिस्लेचर के पास। अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है तो सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास अप्रोच करेगा, अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास अप्रोच करेगा। एंड कंसर्न्ड लेजिस्लेचर चेक करेगा कि जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर रिगार्डिंग टैक्स इम्पोज करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर को लेकर लॉ बनाने का पावर वो कंसर्न्ड लेजिस्लेचर के पास है कि नहीं है। इसके लिए वो चेक करेगा कंसर्न्ड लिस्ट को, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर चेक करेगा सेंट्रल लिस्ट को, स्टेट लेजिस्लेचर चेक करेगा स्टेट लिस्ट को। सेंट्रल लेजिस्लेचर सेंट्रल लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट मतलब लिस्ट 1 को चेक करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर लिस्ट 2 मतलब स्टेट लिस्ट को चेक करेगा। अगर वो कंसर्न्ड लिस्ट में वो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर टैक्स इंपोज करने के लिए लॉ बनाने का पावर कंसर्न्ड लेजिस्लेचर के पास है, तो अकॉर्डिंगली लॉ बनेगा। लॉ कैसे बनेगा? देखो, जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ बनाना चाहते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है, वो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री ड्राफ्ट लॉ को रेडी करेगा, उसको बिल बोला जाता है, और वो बिल को प्लेस किया जाता है लेजिस्लेचर के पास। फिर लेजिस्लेचर में केवल रूलिंग पार्टी नहीं होता है, ऑपोजिशन पार्टी भी होता है। तो रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी सब डिस्कशन करते हैं, कुछ चेंजेस का जरूरत होता है तो ड्राफ्ट प्रपोजल में चेंजेस वगैरह किया जाता है। फिर लॉ पास होता है। लॉ पास होता है वो लेजिस्लेचर का दोनों हाउसेस से, अगर दोनों हाउसेस एग्जिस्ट करता है तो, अगर एक हाउस है स्टेट लेजिस्लेचर के केस में एक हाउस भी पॉसिबल है, तो अगर एक हाउस है तो एक हाउस से पास होता है। एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर के केस में सेंट्रल लेजिस्लेचर का दोनों हाउसेस से वो ड्राफ्ट लॉ दैट इज बिल रिक्विजिट मेजोरिटी के साथ अप्रूव होने के बाद, मतलब वोटिंग प्रोसेस के थ्रू अप्रूव होने के बाद वो पास हुआ बिल उसको भेजा जाता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। एंड ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे ही उसको एसेंट देते हैं, मतलब उसमें साइन करता है, अप्रूव करता है, वो पास हुआ बिल बन जाता है एक्ट, वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो एक्ट को लागू किया जाता है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का चाहे दोनों हाउसेस है चाहे एक हाउस है, एज द केस में भी, उसमें से ड्राफ्ट लॉ दैट इज बिल रिक्विजिट मेजोरिटी के साथ अप्रूव होने के बाद, मतलब वोटिंग प्रोसेस के थ्रू अप्रूव होने के बाद, पास होने के बाद, उसको भेजा जाता है कंसर्न्ड स्टेट का ऑनरेबल गवर्नर के पास। ऑनरेबल गवर्नर जैसे उसको एसेंट करता है, मतलब उसमें साइन करता है, उसको अप्रूव करता है, वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वो एक्ट को लागू करता है। यही होता है जनरल नियम। तो देखिए, वो जो लिस्ट 1 दैट इज सेंट्रल लिस्ट दैट इज यूनियन लिस्ट, उसका जो एंट्री नंबर 82 होता है, एंट्री नंबर 82 क्या बात कर रहे थे? देखो, यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82 एंड स्टेट लिस्ट का एंट्री नंबर 46 दोनों ही आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात कर रहे थे यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82, वो क्या बात करता है? वो बात करता है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम को लेकर। तो टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर रिगार्डिंग लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर था सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास। तो आपका माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहे कि सेंट्रल लेजिस्लेचर ने वो पावर को एक्सरसाइज करते हुए लॉ बनाया क्या? यस, लॉ बनाया, एंड ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन भी कर दिया। ये लॉ बना था इन द ईयर 1961। ये लॉ का नाम है इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में बना था, इसीलिए इसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर का वो बना हुआ इनकम टैक्स एक्ट 1961 को इंप्लीमेंट कौन करेगा? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट करेगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जब उसको इंप्लीमेंट करता है तो प्रोसीड्यूरल लॉ भी बनाया है। प्रोसीड्यूरल लॉ का नाम है इनकम टैक्स रूल्स। ये फर्स्ट टाइम बना था इन द ईयर 1962, इसलिए इसको बोला जाता है इनकम टैक्स रूल्स 1962। साथ साथ सेंट्रल लेजिस्लेचर का बना हुआ लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर, सर्कुलर, नोटिफिकेशन भी इशू करता है। देखिए, डिफरेंट लॉज को इंप्लीमेंट और एडमिनिस्टर करने के लिए कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंट मिनिस्ट्रीज भी होता है। तो इनकम टैक्स एक फाइनेंशियल मैटर है। इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेवेन्यू अर्न करके देते हैं, तो ये फाइनेंशियल मैटर हो गया। फाइनेंशियल मैटर रिगार्डिंग जो मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनकम टैक्स लॉ को इंडिया में एडमिनिस्टर करता है और इंप्लीमेंट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का 6 डिपार्टमेंट है एट प्रेजेंट। देखिए, दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आउट ऑफ 6 डिपार्टमेंट्स, जो डिपार्टमेंट के बारे में फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आउट ऑफ 6 डिपार्टमेंट्स केवल एक ही डिपार्टमेंट हम लोग का कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है, तो उसके बारे में स्टडी करना जरूरी है। बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में जस्ट एक ओवरऑल आइडिया होना जरूरी है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे थे, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का काम होता है
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है वो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को ओवरसी करना। देखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होता है, वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना। पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने का रिलेशन में वो सारा मिनिस्ट्रीज डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स को इनकर्ट करते हैं। वो डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स के रेस्पेक्ट में कॉस्ट कटिंग कैसे होगा उसके बारे में बात करता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का अकाउंट्स प्रिपरेशन में इन्वॉल्व रहता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो अकाउंट्स बनता है वो अकाउंट्स प्रिपरेशन में इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट देखो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स नाम से पता चल रहा है काम क्या हो सकता है। नेक्स्ट देखो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो होता है ना वो क्या करता है, वो जो बैंक्स वगैरह होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस होता है, साथ साथ वो जो नेशनल पेंशन सिस्टम वगैरह होता है वो सबका काम को ओवरसी करता है, वो सबका काम को ओवरसी करता है। साथ साथ जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंट इनिशिएटिव है रिफॉर्म वाला, जैसा बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म, इंश्योरेंस सेक्टर का रिफॉर्म, जैसा पेंशन सेक्टर का रिफॉर्म, वो सब रिफॉर्म के बारे में भी काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट है, इसमें हम बाद में आएंगे। नेक्स्ट डिपार्टमेंट का नाम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। देखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इक्विटी में इन्वेस्ट किया। डिफरेंट जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आप जानते हो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पीएसई और पीएसयू बोलते हैं, वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट का इक्विटी होल्डिंग है। वो इक्विटी होल्डिंग को कैसे मैनेज किया जाएगा, साथ साथ इक्विटी होल्डिंग को कैसे डिसइन्वेस्ट किया जाएगा, मतलब बेच के कैसे पैसा अर्न किया जा सकता है, वो सब के बारे में बात करता है वो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। एंड नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होता है जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इक्विटी होल्डिंग होता है, वो सारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को ऐसे नाम से बुलाया जाता है कि सीपीएसयूज और सीपीएसयूज। सीपीएसयूज का मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सीपीएसयूज का मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ऐसा स्टेट का भी होता है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो पब्लिक एंटरप्राइजेस में इक्विटी होल्डिंग होता है उसको बोला जाता है एसपीएसएस स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और एसपीएसयूज मतलब स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो भी हो, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का इक्विटी होल्डिंग वाला सीपीएसएस और सीपीएसयूज होता है वो सबका डिफरेंट कैटेगरीज भी होता है, जैसा नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना, उसका फिर कैटेगरी होता है अलग से। तो वो सब में हम लोग नहीं जाएंगे, वो सब का बेसिस क्या है उसमें डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, वो हमारा काम का नहीं है। हम लोग जो बात कर रहे थे कि सीपीएसएस और सीपीएसयूज में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो इक्विटी होल्डिंग होता है वो इक्विटी होल्डिंग को कैसे मैनेज किया जाएगा, वो इक्विटी होल्डिंग को डिसइन्वेस्ट करके कैसे पैसा अर्न किया जाएगा, वो सब के बारे में तो बात करता है प्रीवियस जो डिपार्टमेंट है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का काम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस वो सीपीएसएस और सीपीएसयूज जो होता है उसका परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट करता है, परफॉर्मेंस अप्राइजल करता है, फिर पॉलिसी भी बनाता है उसका परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जाएगा, ये सब के बारे में बात आपको समझ में आ गया। देखो 5 डिपार्टमेंट्स के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जो डिपार्टमेंट के बारे में अभी तक डिस्कस नहीं किया दैट इज द मेन फोकस वाला डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। देखो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नाम से पता चल रहा है काम क्या हो सकता है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के थ्रू सेंट्रल लेजिस्लेचर का बना हुआ फिस्कल लेजिस्लेशंस को इंप्लीमेंट करते हुए रेवेन्यू अर्न करने का काम करता है। इसका मतलब क्या है, सेंट्रल लेजिस्लेचर का बना हुआ फिस्कल लेजिस्लेशंस को इंप्लीमेंट करते हुए रेवेन्यू अर्न करते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो सेंट्रल लेजिस्लेचर ने जो भी डायरेक्ट टैक्सेस लॉ बनाया, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लॉ बनाया, वो सारा डायरेक्ट टैक्सेस लॉज एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस लॉज को इंप्लीमेंट करते हुए रेवेन्यू अर्न करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अभी भी क्लैरिटी नहीं मिला। देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस लॉस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस लॉस का पावर को, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर का बना हुआ डायरेक्ट टैक्सेस लॉस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस लॉस का पावर्स को इंप्लीमेंट करते हुए टैक्स को लेवी करता है दैट इज इंपोज करता है एंड टैक्स को कलेक्ट भी करता है। बात आपको समझ में आ गया। देखो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर 2 स्टैट्यूटरी बोर्ड्स का कंस्टिट्यूशन किया गया था। एक तो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। एंड दोनों स्टैट्यूटरी बोर्ड्स को कंस्टिट्यूट किया गया है अंडर ए पर्टिकुलर एक्ट एंड नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। आई रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो एट प्रेजेंट 6 डिपार्टमेंट्स है
आउट ऑफ दैट 6 डिपार्टमेंट्स एक डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो होता है उसके अंडर 2 स्टैट्यूटरी बोर्ड्स को कंस्टिट्यूट किया गया है। नंबर 1 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जिसको सीबीडीटी भी बोला जाता है शॉर्ट में, एंड सेकंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जिसको शॉर्ट में सीबीआईसी भी बोला जाता है। सीबीडीटी एंड सीबीआईसी दोनों स्टैट्यूटरी बोर्ड्स हैं। दोनों को क्यों कंस्टिट्यूट किया गया है वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे, बट दोनों स्टैट्यूटरी बोर्ड्स का कंस्टिट्यूशन हुआ है अंडर ए पर्टिकुलर एक्ट। वो पर्टिकुलर एक्ट का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। बात समझ में आया? तो हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से 2 एरो निकालेंगे। एक एरो में लिखेंगे सीबीआईसी, एक एरो में लिखेंगे सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। नाउ दोनों स्टैट्यूटरी बोर्ड्स का काम क्या होता है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू थ्रू सीबीडीटी इंडिया में सेंट्रल लेजिस्लेचर का बना हुआ डायरेक्ट टैक्सेस लॉस को लुक आफ्टर करता है, मतलब इंप्लीमेंट करता है। मतलब इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स लॉ है, तो इनकम टैक्स को इंप्लीमेंट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू थ्रू सीबीडीटी। इंप्लीमेंट करने का मतलब इनकम टैक्स को लेवी किया जाता है एंड कलेक्ट किया जाता है। तो इनकम टैक्स रिलेटेड मैटर को लुक आफ्टर कौन करता है? सीबीडीटी। अगर सीबीआईसी के बारे में देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू थ्रू सीबीआईसी इंडिया में सेंट्रल लेजिस्लेचर का बना हुआ इनडायरेक्ट टैक्सेस लॉस को लुक आफ्टर करता है, मतलब इंप्लीमेंट करता है। मतलब जो जीएसटी है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो जीएसटी को इंप्लीमेंट करने का काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू थ्रू सीबीआईसी। मतलब जीएसटी को लेवी किया जाता है एंड कलेक्ट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू थ्रू सीबीआईसी। बात आपको समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट हम लोग डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे इनकम टैक्स में, बट उसके पहले एक बार हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एक बार विजिट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का वेबसाइट होता है www.finmin.nic.in। एक बार उसमें विजिट करेंगे तो आप लोग मेरे साथ आ जाइए वेबसाइट में। तो हम लोग टाइप करेंगे फिनमिन टाइप करने में जो फर्स्ट वेब पोर्टल अपीयर करेगा दैट इज finmin.nic.in। दिस इज द ऑफिशियल वेब पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑफिशियल वेब पोर्टल का लिंक को क्लिक करने में आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑफिशियल वेब पोर्टल का होम पेज अपीयर करेगा। होम पेज में आपको मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो 6 डिपार्टमेंट्स के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो 6 डिपार्टमेंट्स का नाम मिलेगा एंड एक एक डिपार्टमेंट का लिंक मिलेगा। वो डिपार्टमेंट का लिंक को क्लिक करने में कंसर्न डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेब पोर्टल का होम पेज अपीयर करेगा, तो आपको कंसर्न डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल पता चलेगा। एंड नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो लीडिंग पर्सन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जो लीड कर रहे हैं दैट इज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का नाम मिलेगा एंड ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स है उन लोगों का भी नाम मिलेगा। बात आपको समझ में आ रहा है? तो आइए फिनमिन टाइप कर लेते हैं, finmin.nic.in। क्लिक करने में ऑफिशियल वेब पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होम पेज अपीयर करेगा। होम पेज में 6 डिपार्टमेंट्स का नाम मिलेगा, तो एक एक करके 6 डिपार्टमेंट्स को देख लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। आपको ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का नाम मिल रहा है, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण, एंड नीचे आपको मिल रहा है 2 डेप्यूटी मिनिस्टर्स का नाम। देखो, 2 डेप्यूटी मिनिस्टर्स का जो पोस्ट दिया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई स्टेट का मिनिस्टर है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर है, ऐसा नहीं है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में, आउट ऑफ दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सीनियर मिनिस्टर्स को लेकर प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप में बनता है कैबिनेट। कैबिनेट अलग होता है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप में जितना सारा सीनियर मिनिस्टर्स होता है, जितना सारा जूनियर मिनिस्टर्स होता है, सब मिला के होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आउट ऑफ दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सीनियर मिनिस्टर्स लोगों को लेकर प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप में कैबिनेट फॉर्म होता है। बात आपको समझ में आ रहा है? देखो, जो कैबिनेट का मिनिस्टर है, मतलब जो सीनियर मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर जो कंसर्न मिनिस्टर को लीड कर रहे, वो कंसर्न मिनिस्टर में उस सीनियर मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए उनका डेप्यूटी मिनिस्टर्स होता है। वो डेप्यूटी मिनिस्टर का पोस्ट होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। बात आपको समझ में आ रहा है? जो जूनियर मिनिस्टर का बात बता रहे थे ना, जूनियर मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर जूनियर मिनिस्टर नहीं है। जूनियर मिनिस्टर का मतलब होता है जो मिनिस्टर कोई एक पर्टिकुलर कंसर्न मिनिस्ट्री को लीड तो कर रहे हैं बट वो सीनियर मिनिस्टर नहीं है। उसका जो पोस्ट होता है वो होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। तो केवल मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब होता है डेप्यूटी मिनिस्टर।
कैबिनेट में जो मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो सीनियर मिनिस्टर है, उस सीनियर मिनिस्टर का जो डेप्यूटी होता है उनका पोस्ट होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। बट कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को अगर कोई एक पर्टिकुलर जूनियर मिनिस्टर लीड कर रहे, वो जूनियर मिनिस्टर का पोस्ट होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। बात आपको समझ में आ गया? तो कैबिनेट में जो सीनियर मिनिस्टर पार्टिसिपेट करता है, वो सीनियर मिनिस्टर जो कंसर्न्ड मिनिस्टर को लीड कर रहे, वो कंसर्न्ड मिनिस्टर को लीड करने का पर्पस में सीनियर मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए उनका जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स होता है, वो डेप्यूटी मिनिस्टर्स का पोस्ट होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट का पार्ट नहीं है। ठीक उसी तरीका से अगर कोई कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को इंडिपेंडेंटली कोई जूनियर मिनिस्टर लीड कर रहे, वो जूनियर मिनिस्टर का पोस्ट होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज भी कैबिनेट का पार्ट नहीं है। बात आपको समझ में आ गया? अच्छा देखो, नेक्स्ट हम लोग इंटर कर जाएंगे डायरेक्टली इनकम टैक्स लॉज में। क्लियर? तो हम लोग का सिलेबस में इनकम टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस है, तो हम लोग इनकम टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस सिलेबस का हिसाब से स्टडी करेंगे।